मेरा नाम रिया है। मैं एक हाई क्लास फैमिली में रहने वाली एक आम सी लड़की हूँ, जिसका दिल दौलत शोहरत होते हुए भी एक आम सा दिल में है। एक ऐसी लड़की हूँ जो दूसरों पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। यह कहानी मेरे घर की नौकरानी पर है, जो हमारे घर में काम किया करती थी। हमारे घर की 16 साल की उम्र की नौकरानी हर एक साल बाद बच्चे को जन्म देती थी, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वह तो अभी एक कुंवारी थी। जब मेरी माँ उससे पूछती थी कि बताओ यह पाप किसने किया है और यह पाप किसके नाम का है, वह नौकरानी रोते हुए मेरे पिता पर इल्जाम लगाती थी। और जब पिताजी से मेरी माँ पूछती तो पिताजी कहते यह सब झूठ है, और इस नौकरानी को बहुत डांट भी लगाते थे कि तुम किसी का गुनाह छिपाने के लिए मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। तब नौकरानी कहती साहब जी सच कह रहे हैं, मैंने उन पर इल्जाम ही लगाया था। इस बार हमारी नौकरानी फिर से गर्भवती हुई तो मेरी माँ ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि वह फिर से मेरे पिताजी पर इल्जाम लगाने वाली थी। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ उस नौकरानी के घर चली गई, मगर उस नौकरानी की हालत देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उसको अपने साथ अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी रूह कांप गई जिस वक्त डॉक्टर ने पुलिस को बुलवाया। मेरा नाम रिया है। मैं आज जब कॉलेज से घर आई तो हमारी नौकरानी जिसका नाम सौम्या था, सौम्या की चीखें सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि मेरी माँ उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया था। माँ किसी मजलूम पर ऐसे कैसे जुल्म कर सकती है? ये कौन सा तरीका है और कहाँ का इंसाफ है? मैंने अपनी माँ को घूरते हुए उनसे सवाल किया। वह चीखने चिल्लाने लगी कि बस अब बहुत हो गया। मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही अपने घर में अब और रख सकती हूँ, क्योंकि इसने आज तो हद ही कर दी है। इसने हमारे घर की इज्जत खाक में मिलाने का सोच लिया है। कमबख्त यह तो बिल्कुल भूल बैठी है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करने चली है। जा निकल जा यहाँ से, इस घर से और हमारी जिंदगियों से भी। माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा माँ, आखिर इस बेचारी का क्या कसूर है? मैंने माँ को सवाल नजरों से देखा था। कहा तो वह कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती इन लोगों को कैसे कैसे खेल खेल कर हम अमीरों से सर अपना बोझ डाल देते हैं, और बस इससे आगे मैं तुझे नहीं बता सकती। मैं नाराज होकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोच रही थी कि आखिर उस लड़की का क्या गुनाह था। मैं बिल्कुल ही बेखबर थी। मैंने छुपकर माँ और घर के बाकी नौकरों की बातें सुनने की कोशिश की, मगर वह किसी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। आखिर क्या बात थी? इस वक्त भी माँ मुझे उस बात की भनक तक नहीं लगने दे रही थी, और आज भी माँ का बर्ताव वही है। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। वो मासूम लड़की सौम्या ऐसी भी क्या कर सकती थी? मुझे अपने घर के और बाकी नौकरानियों से पूछताछ करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं, क्योंकि वह गरीब अपनी माँ की जगह इस घर में बचपन से ही काम करती है। मैंने अगले ही दिन जब एक नौकरानी मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। वह नौकरानी कहने लगी, जी छोटी मालकिन बोलिए, क्या बात है? मैंने कहा, तुम जो अच्छे से जानती हो मैं अपनी माँ जैसी खड़ूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तुम यह बताओ, सौम्या को इस घर से क्यों निकाला गया है? वह नौकरानी मेरी बातें सुनकर घबराते हुए मुझसे नजरें चुराने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वह नौकरानी कहने लगी, छोटी मालकिन, सौम्या ने पहले ही 2 बच्चे को जन्म दिया है और अब वो फिर से वह गर्भवती है, जबकि वह कुंवारी है। उसकी शादी नहीं हुई है। भला उसकी उम्र तो बहुत कम है। वह बहुत छोटी है, नाबालिग लड़की है, और मालकिन वह घर के किसी नौकर के साथ मुंह काला करवा कर आई है। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ी और मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। मैंने उसे कहा कि तुम जाओ और किसी को भी इस बारे में मत बताना कि मैंने तुमसे सौम्या के बारे में पूछा था।
वह नौकरानी तो वहां से चली गई थी, मगर बेहद ही बेचैन होने लगी थी। यह सब कैसे हो सकता था? हालांकि मेरी उम्र और उस लड़की की उम्र में 4 साल का अंतर था। वह मुझे दीदी कहकर पुकारती थी। खैर, माँ के डर की वजह से मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाया हुआ था। उन दिनों मेरी कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के के साथ दोस्ती हो गई थी, जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़का था। वह हमेशा से ही दुनिया में होने वाला जुल्म और सितम और गलत के खिलाफ था। वह किसी पर जुल्म होते नहीं देख सकता था। जब वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता था, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी सोच रखते हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई और एक दिन जब मैंने उसे न्यूज चैनल पर देखा तो उसे देखकर चौंक पड़ी कि यह तो वही लड़का रमेश है। अगली सुबह कॉलेज में मैंने उसे पूछ लिया कि क्या बात है, तुम अब न्यूज चैनल पर भी आने लगे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। रमेश मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा। मुझे बताने लगा कि असल में वह चैनल उसके मामा का है और पहले भी वो कई बार इस चैनल पर प्रोग्राम करता रहा है। रमेश ज्यादातर औरतों के साथ हुए जुल्म पर बात किया करता था, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन रमेश का उन जुल्मों सितम के खिलाफ हुए वाकयात से रास्ता जो पढ़ता रहता था। मैं एक दिन कॉलेज से वापस घर लौट रही थी। अचानक मुझे बाजार में सौम्या नजर आई। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ देर उससे बातचीत कर लूं। काफी वक्त गुजर गया, मैंने तो उसे पलट कर देखा भी नहीं। आखिर उसके और मेरे दरमियान बहुत अच्छे लम्हात जो गुजरे हुए थे। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। उसको नहीं पता था कि उसके पीछे हूं। सौम्या अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही हैरत होने लगी। उस बेचारी का घर तो इतना छोटा था कि घर में 2 चारपाई और की जरूरत मुताबिक कुछ थोड़े से बर्तन और कपड़े भी एक तरफ कोने में पोटली में बंधे हुए थे। लोग कैसे कैसे जिंदगी का गुजारा करते होंगे। इतनी गर्मी और ऊपर से वह रेंगता हुआ पंखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सामने जैसी मेरी नजर उस चारपाई पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। शायद वो उसकी बूढ़ी माँ थी जो लगातार खांसी जा रही थी। थोड़ी देर भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था और सौम्या उनकी देखभाल में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर सहलाती हुई नजर आती थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो कुछ मैं आज देख रही थी, क्या यही सच था या जो कुछ उस दिन घर में हुआ वो सच था? क्योंकि उस दिन का मंजर तो कुछ और ही साबित कर रहा था, मगर यहाँ तो उस बेचारी की हालत देखकर कुछ और ही सामने आ रहे थे। जैसे ही मेरी नजर सौम्या के पेट पर पड़ी तो मैं दंग रह गई। वह तो सच में गर्भवती थी। जब मैंने सौम्या को आवाज दी तो उसने घबरा कर पीछे देखा और बोली, दीदी आप यहाँ मेरे घर में? मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? तब वो बोली, आ सकती हैं, जरूर आ सकती हैं। फिर सौम्या मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और हाथ से मुझे पंखा डोलने लगी। कहने लगी कि दीदी अब इतनी गर्मी में आप यहाँ क्यों चली आई? मुझे तो लगा आप भी मालकिन की तरह मुझे ही कसूरवार समझती होंगी। क्या आपको लगता है मैंने उस घर के नौकर के साथ कुछ गलत किया हो? मैंने हैरानगी से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर यह क्या है? वह हंस पड़ी और बोली, हाँ यह सच है, मैंने इससे पहले भी 2 बच्चे को जन्म दिया है। मैं तो चौंक ही पड़ी थी कि 16 साल की कुंवारी लड़की किन चक्रों में पड़ गई थी। सौम्या कहने लगी, आप एक बार मेरी माँ की उस हालत पर नजर डालिए। क्या आपको नहीं लगता मैं बहुत मजबूर भी हो सकती हूँ? मैं फिर से हैरान थी। उसकी आधी अधूरी सी बातें जानने के बाद मुझे किस बात का इशारा देना चाह रही थी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि तुमने घर के ही किसी नौकर के साथ ये गुनाह किया है। मेरी आंखों में हजारों सवालात थे। वह मेरी बात सुनकर बोली, हाँ हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं, हमें तो आदत है जुल्म सहने की, मगर सच्चाई आप जैसे लोगों सह नहीं सकते। मुझे तो लगा था आप मेरे दुख में शामिल होने आई हैं, मगर आपके दिल में भी वही सब कुछ है। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून है। मैंने उसे रोते हुए देखा तो कहा, सौम्या बात यह नहीं है, मैं यहाँ इस इरादे से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कि तुम्हें इल्जाम लगाऊं। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती और ना ही तुमको कोई दुख पहुंचाना चाहती हूँ। इसकी हकीकत मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। सौम्या ने कहा, अब जानना चाहती है ना,
तो आप सब्र करिए, वक्त और हालात आपको सारी सच्चाई बता देंगी। अभी यह सही वक्त नहीं है, क्योंकि हकीकत जानने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे, मैं हरगिज यह बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप तो जानती हैं हमारी दोस्ती मालिक और मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह शुरू से ही आपको और मुझे दूर करना चाहती है, मगर कुदरत ने हमारा साथ, हमारी दोस्ती इसी वजह से रखी होगी। मैं यही सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आधी अधूरी बात मुझे बहुत परेशान में डाल रही थी। मैं जब चुपचाप खामोशी से जाने लगी थी कि अचानक मुझे पीछे एक जोरदार आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो मैं चीख पड़ी। सौम्या एकदम चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी थी। वह दर्द से चिल्ला रही थी और फिर वह बेहोश हो गई। मैं भागकर उसके पास गई। सौम्या, अपनी आंखें खोलो। मैं उसे पुकार रही थी, मगर उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। वह बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। उसकी बुरी और बीमार माँ सोई थी। मैं सौम्या को अस्पताल ले जाने लगी। मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि मैं अगर यह बात माँ तक पहुंच गई तो मैं यहाँ आई थी तो वह मुझे जान से ही मार देंगी। तब अचानक मुझे रमेश का ख्याल आया। वही मेरा दोस्त था जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकता था। मैंने उसे कॉल किया और उसे अस्पताल का पता बताया, जहां मैं सौम्या को ले जा रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, उधर से रमेश भी आ गया। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून आया था। अब मैं अकेली नहीं थी। रमेश घबराते हुए पूछने लगा कि क्या बात है, ऐसे अचानक, वो भी यहाँ इस अस्पताल में, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे आधी बात बता दी थी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत ही खराब है, इसलिए मुझे यहीं आना पड़ा। तुम इस वक्त सब संभाल लो, बाकी मैं तुम्हें बाद में शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बता दूंगी। हम दोनों ने ही एक डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर सभी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि सौम्या की हालत बहुत ही नाजुक थी और कोई डॉक्टर भी उसका केस लेने को तैयार नहीं था। रमेश ने फौरन वहां पर मौजूद अपनी जान पहचान के डॉक्टर को देखा तो हमें कुछ तसल्ली हुई और उसने फौरन ही उस डॉक्टर से बात की। उसने बहुत मुश्किल से यह केस लिया था। हमें डॉक्टर ने यही बताया कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें फौरन ही उनका ऑपरेशन करना होगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और रमेश तो डरने लगे थे। मैंने डरते हुए कहा, आप कैसे भी करके इस वक्त यह ऑपरेशन कर दीजिए। वह कहने लगे, इस लड़की का पति कहाँ है जो कि इन पेपर्स पर साइन करेगा? मैं तो फिर से चौंक पड़ी थी। अब इस बच्चे का बाप कहाँ से लाऊं? मगर उस वक्त रमेश ने बिना सोचे समझे ही उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। हम दोनों के पास उस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं तो था। हमें उस वक्त सिर्फ सौम्या की जान बचानी थी। सौम्या ने पहले भी ऑपरेशन से 2 बच्चे को जन्म दिया हुआ था और इस बार भी सौम्या ने अपनी जान पर खेलकर 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था। मगर सौम्या की हालत बहुत ही नाजुक थी। वह बेचारी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। इस दौरान मैंने रमेश को सारी बात बता दिया। सालों पहले उस लड़की की माँ हमारे घर में नौकरी करती थी और फिर वह बीमार रहने लगी। तभी वह अपनी बेटी सौम्या को काम के लिए हमारे घर ले आई थी। माँ और पिताजी भी उस पर तरस खाकर उसे पैसे दे दिया करते थे। दिन यूं ही गुजरते चले गए। मेरी और सौम्या की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों साथ ही मिलकर हंसी खुशी रहते थे और मैं कभी कभी रात को उसे अपने घर भी रख लिया करती थी। उसकी मासूम बातें मुझे बेहद अच्छी लगती थी। वो 16 साल की थी और मैं 20 साल की थी। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। सौम्या से मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी। अचानक उन्हीं दिनों मेरी माँ का रवैया सौम्या से बदल गया था। अब वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी मौजूदगी घर में बर्दाश्त करती थी। मगर अपनी माँ की बीमारी के बाद सौम्या उनकी जगह हमारे घर में काम करती थी, क्योंकि पिताजी ने उसे इजाज़त दे दी थी। माँ खामोश थी, मगर वह मुझे भी बार बार सौम्या से दूर बनाकर रखने के लिए कहती थी। और फिर सौम्या ने कुछ ऐसे काम किए कि सब कुछ बदल गया। वह बिना पति की ही गर्भवती हो गई थी। माँ ने उसे बद किरदार कहा और उसे घर से निकालने लगी। मगर फिर सौम्या के माफ़ी मांगने पर माँ ने उसे दोबारा काम पर रख लिया था। माँ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। माँ का रवैया अब सौम्या के साथ बहुत बुरा हो गया था।
मगर फिर से 1 साल के बाद जब सौम्या को धक्के मारकर माँ ने घर से निकाला था तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। मगर हैरत की बात थी कि माँ ने पहले की तरह इस बार भी मुझे इस मामले से बिल्कुल अनजान रखा। पिताजी उन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे, वरना वह होते तो कभी भी सौम्या पर यह जुल्म नहीं होने देते। इतनी ही देर में डॉक्टर आ चुके थे। कहने लगी, सौम्या को होश आ गया है, वह सबसे पहले किसी रिया से मिलना चाहती है। मैं सौम्या से मिलने अंदर चली गई थी। अंदर जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह लड़की सौम्या, जिसकी सांस पूरी तरह फूल रही थी और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, उसे देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लग गया था। वह शायद अपनी आखिरी सांस ले रही थी। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, वह बस कुछ ही देर की मेहमान थी। मुझे तो डर लगने लगा था कि अब ना जाने क्या होने वाला है। वह मुझसे बस इतना ही कह पाई थी कि मेरे बच्चे की हिफाजत करना। वो शख्स कौन था जिसने सौम्या के साथ यह हरकत की थी और इतनी कम उम्र में उसे इस हालात तक पहुंचाया? इन सब का जिम्मेदार कौन था? उन आखिरी समय में मेरे और सौम्या के बीच जो कुछ बातचीत हुई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे सब समझ आ रहा था। बचपन से ही सौम्या के साथ मेरे घर में जो कुछ होता आया उसके पीछे क्या वजह थी। मैं सौम्या को तसल्ली देने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये बताओ, वह तुम्हारे पहले वाले 2 जुड़वे बच्चे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। सौम्या ने मुझे उस वक्त जो कुछ बताया, मैं तो यह सब कुछ सुनकर सदमे में आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। फिर कुछ ही देर में सौम्या की आंखें बंद होने लगी। वह जोर जोर से सांसें ले रही थी और देखते ही देखते वह हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई। मैं चीखती ही रह गई थी। वहां सभी डॉक्टर भागे चले आए थे और सौम्या मुंह को एक सफेद कपड़े से बांध दिया था। मैंने और रमेश ने जैसे तैसे करके सौम्या के क्रियाकर्म का बंदोबस्त कराया और जब उसकी माँ को सौम्या की मौत का पता चला तो यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। यह खबर सुनते ही वह बेचारी भी इस दुनिया से चली गई। रमेश और मैंने उन माँ बेटी का क्रियाकर्म किया। सौम्या की वह बातें मुझ पर क़यामत ढा रही थी। मैंने रमेश को सारी बात डिटेल से बता दी थी। अब वही एक ऐसा इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने और रमेश ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया और मीडिया में यह खबर आम कर दी। क्या हमारे शहर में एक 16 साल की नौकरानी के साथ होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज़ हम सबको उठानी ही पड़ेगी, ताकि अभी भी किसी कम उम्र गरीब औरत के साथ यह जुर्म ना हो सके जो सालों से होते आ रहे हैं। हम इस नौकरानी के गुनहगार को जल्द ही सख्त से सख्त सजा दिलवा कर रहेंगे और उसकी दास्तान हम सरेआम करके दिखा देंगे। और फिर देखते ही देखते सब कुछ मीडिया पर तेजी से फैल गया था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे खबर मिली कि पिताजी घर लौट आए हैं। मगर दूसरी तरफ मुझे खुशी की जगह अपने दोस्त के जाने का गम लगा हुआ था। मैंने सबसे पहले पिताजी के कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। मैंने आज फिर माँ और पिताजी को झगड़ते हुए देखा था। जब माँ ने मीडिया का नाम लिया तो पिताजी ने उन पर बहुत ही गुस्सा किया। आखिर वो दोनों किस बात को लेकर इतना बहस कर रहे थे? मुझे देखते ही माँ और पिताजी खामोश हो गए थे और मुझे पिताजी ने अपने गले से लगाया और खूब प्यार किया। मैंने दूसरे दिन रमेश को फ़ोन किया और सबसे पहले मैं अपनी बुआ के घर चली गई थी। वहां जाते ही मैंने अपनी बुआ की बहू से मिलने की कोशिश की तो सभी हैरान हो गए कि यह आज अचानक से क्यों मिलने आ गई है। जब मैंने कहा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है तब बुआ ने मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दे दी थी और मैंने रमेश के साथ जैसे ही उसे मुलाकात की और सौम्या के दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में सारी मालूमात ली जो कि अब उसके पास रह रहे थे, क्योंकि वह बांझ थी और उसने उन दिनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। रमेश ने उसकी सारी ही रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सेव कर दी थी और हम दोनों ने इनकी इजाज़त लेकर उन बच्चों के खून के सैंपल लेकर वहां से चल पड़े थे। उसके बाद हम जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो वहां हमने पहले ही सौम्या के पैदा होने वाले बच्चों के खून के सैंपल अस्पताल वालों की इजाज़त से ले लिए थे और उन सब के टेस्ट करवाए। अब इंतजार था तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट मिलने का था। और दूसरी तरफ मीडिया ने सभी चैनल पर सौम्या और उसकी माँ के साथ हुए जुल्म की धूम मचा रही थी और यह सब देखकर घर में माँ ने उधम मचा रखा था।
माँ और पिताजी ने गुस्से में घर के तमाम ही नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। और फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारे इलाके के पंडित से हुई। उनसे पूछताछ के बाद जो हकीकत हमारे सामने आई, अब सारा सच खुलकर हमारे सामने था। दूसरी तरफ रिपोर्ट भी आने वाली थी जिनसे साबित होने जा रहा था कि वो चारों बच्चे आपस में भाई बहन हैं। पहले भी सौम्या ने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था और अब भी उसने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था। मगर जब हकीकत मीडिया के सामने लाते हुए मैंने खुद अपना बयान दिया और सच्चाई खुद रोते हुए बताई कि मैं इस नौकरानी सौम्या की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह मेरे साथ बचपन से ही रह रही थी, मगर उसकी माँ की बीमारी की वजह से वह बहुत ही परेशान रहती थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब उस बात का फायदा उठाकर सबसे पहले सौम्या की खूबसूरती के पीछे पागल हुए उस आदमी ने सौम्या से ज्यादती की और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए जबरदस्ती सौम्या से शादी कर ली। और जब उसने एक साथ 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया तो बदनामी के डर से उसने सारा इल्जाम उस लड़की और अपने ही घर के किसी नौकर के सर पर लगा दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए और उन बच्चों को अस्पताल से गायब करवाकर अपने ही रिश्तेदार को दे दिया था। और जब फिर से वो लड़की गर्भवती हुई, उस दौरान वह आदमी शहर से बाहर गया हुआ था और उन सब से बिल्कुल अनजान था। और जब वह वापस आया तो सारा मामला उसकी समझ से बाहर आ चुका था, क्योंकि मीडिया पर खबर फैल चुकी थी और वह आदमी और कोई नहीं, मेरा ही अपना सगा बाप था, जो पहले उस बच्ची के साथ गुनाह करता रहा और फिर उन्होंने गुनाह को छुपाने के लिए शादी की। और जब लड़की ने हिम्मत करके उस अमीरजादे के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने अपने ही घर के एक नौकर के साथ उस लड़की को बदनाम कर दिया और बीवी के हाथ थक्के दिलवाकर उस लड़की को घर से निकलवा दिया था। मेरे पिताजी तो गुनाहगार थे ही, लेकिन उनके साथ मेरी माँ भी बराबर इस गुनाह में शामिल थी। वो ये हकीकत बहुत पहले ही जान गई थी, मगर उसने अपने पति के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उस बेचारी पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए थे। मेरे बयान ने मीडिया को हिलाकर रख दिया था कि सगी बेटी ने खुद अपने बाप के खिलाफ बयान देकर सच्चाई से पर्दा हटा दिया है और उस नौकरानी सौम्या के साथ हुए जुल्म के खिलाफ गवाही दी, जो अपनी जान के हाथ धो बैठी थी। उसके बाद पुलिस ने फौरन ही मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी माँ मेरे सामने शर्मिंदगी की वजह से मुझसे आंखें नहीं मिला सकी थी और आज मुझे उस शख्स को बाप कहते हुए भी शर्म आती है, जो घर में सबके सामने सौम्या को बेटियों की तरह बुलाता और प्यार करता और रात के अंधेरे में भेड़िए के रूप में आ जाता था। मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं रमेश के साथ शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ चली गई। सौम्या के साथ हुए जुल्म ने उस बेचारी की तो जिंदगी खराब ही कर दी थी। वह तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे माता पिता जिन्होंने अपनी जिंदगियों को भी तबाह कर दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और